नमस्ते एवरीवन। पिछली बार फिर हमने देखा था पतंजलि शुरुआत किया था समाधि पाद से और कुछ 7-8 श्लोक 9 श्लोक किए थे हमने। आभा जी काफ़ी अच्छा वो जीस्ट बना के आपने भेजा है, जो किया था पूरा 1 डेढ़ घंटा जो है उसका संकलन। दैट वाज़ वेरी नाइस। मैं जो कह रही थी आपसे, मेरी Hi, आवाज़ I'm नहीं listening. या I'm या। listening. Hello. Hmm. तो मेरी आवाज़ गई नहीं थी, समहाउ ऑडियो चैलेंज हुआ। I was saying कि it's very nice that you are listening to them back and summarizing. So it's time that we take it to the next level. और अब थोड़ा-सा और इस बात पे भी हम शेयर करना शुरू करें कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है। हम चीज़ों को जैसे देखते थे क्या अभी भी वैसे ही देखते हैं? हम पहले जैसे विचलित हो जाते थे, उत्साहित हो जाते थे, अनुत्साहित हो जाते थे, क्या अभी भी वही हालात हैं? हम क्या थोड़े से भी शांत हो पाए हैं? हमारे रिश्तों के साथ हमारा कैसा है? ट्रिगर्स अभी भी वैसे ही हैं या कुछ बदलाव आया है? और इन ओवरऑल सिचुएशन जभी भी बहुत बाहर सब कुछ हिलता-डुलता है, अनस्टेबल है, वैसे में हमारी स्टेबिलिटी अभी कितनी बढ़ी है? एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर यू, दिस इज़ फॉर एवरीवन बिकॉज़ सीकर ग्रुप का जो प्राइम फोकस है, पर्पस है वो यही है। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो फिर हमारे लिए इतना इन इन सभी ग्रंथों को देखना जो है ना वो बहुत सार्थक नहीं होगा। सो इट्स लाइक फोकसिंग मोर इनवर्ड्स। हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, हम अपने विचारों से कितने परेशान हो रहे हैं, द्वंद्व रुके हैं कि नहीं, जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है माइंड में उसमें कुछ कमी आई है कि नहीं, एंड ऑल दोज़ एस्पेक्ट्स। तो मैं बस यही कह रही थी, देयर वाज़ नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है? जी जी, इट्स ऑल राइट। मैं अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही हूँ कि जितना सुनूं उसको समझूं एंड यस द इम्प्लीमेंटेशन लेवल विल वर्क ऑन इट एंड शेयर व्हेन व्हेन आई थिंक देयर इज अ पॉइंट टू बी शेयर्ड। थैंक्स। Yeah. And this is for everyone because we all need to progress. This is equally for me. I am no exception. ये जो पूरा बिठाते हैं इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत पहुंची हुई हूँ। मैं भी आप ही लोग की तरह हूँ। शायद थोड़ा-सा पहले गुरु की कृपा मिल गई थी, इसीलिए अभी कुछ हो पा रहा है। नहीं तो ऐसा कुछ इतना तो फड़ोड़ मैंने भी नहीं लिया है। ओके। अब पिछली बार से के सत्र से कोई भी प्रश्न या कुछ भी है, एक तो हम विकल्प को थोड़ा-सा देखेंगे। मैं भी बहुत विकल्प की परिभाषा से मैं बहुत खुश नहीं थी, मुझे कुछ बात खटक रही थी, तो इट जस्ट क्लिक्ड टू मी टुडे कि क्या अर्थ हो सकता है। तो हम उसको देखेंगे। विकल्प के अलावा कुछ भी ऐसा है जो कि एनीबॉडी वुड लाइक टू रिविज़िट? Richa ji, I had one question. या ऋचा? Uh, ओके सो जो अंतःकरण आपने बोला था और मतलब पतंजलि वाला चित्त और वेदांत वाला अंतःकरण वो दोनों सेम है या अंतःकरण का जैसे एक पार्ट है चित्त तो वो मतलब आई जस्ट वांट टू नो द क्लियर डिफरेंस बिटवीन द टू। मैंने जो अंतःकरण के विषय में बताया था वो वेदांतिक परिभाषा ही है, दैट कम्स फ्रॉम वेदांत। और वेदांत अंतःकरण के 4 भाग बताता है जो कि हैं मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और चित्त एक हिस्सा होता है लेकिन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम चारों एक साथ काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है दैट दे आर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड दे इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड दैट इज हाउ दे वर्क। सो पतंजलि के इसमें अभी तक हम लोग एग्जैक्टली चित्त के अर्थ पर कोई भी अभी तक श्लोक हमें नहीं मिला है जहां पे चित्त को एक्सप्लेन किया गया है। पतंजलि शुरू ही होते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध जो है, उनका रुक जाना, उनका खत्म हो जाना, उनका डिसॉल्व हो जाना ही योग की अवस्था है। That's where he has started, but we haven't yet come to any verse that gives us an understanding कि पतंजलि चित्त किसके विषय में कह रहे हैं। तो
चित्त को अगर एक तरह से समझा जाए तो इट्स अ रिपोजिटरी ऑफ ऑल दी संस्कार, हमारे जो भी, जिसको आप कहते हैं ना, वो हमारे अंदर बैठ गए हैं, डीएनए में एनक्रिप्टेड है, हमारे थॉट्स में एनक्रिप्टेड है, हमारे एनर्जी पैटर्न में एनक्रिप्टेड है, वो सब कुछ चित्र है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, दैट इज चित्त। जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, या इवन सुपरा भी बोलना चाहे तो वो भी है। जितना ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस सब कुछ चित्त है। चित्त में ही सारी मेमोरी भी होती है। तो इट इज also all the time developing, because every time that we come through some experience, कुछ भी हम अनुभव करते हैं, चाहे हम उसको कॉन्शियसली अनुभव करें चैतन्य रूप में, या फिर ऐसे अनुभव करें कि हमने उसको रजिस्टर ही नहीं किया अवेयर्ड फॉर्म में, अटेंटिवली। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आप मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपको एक खबर मिलती है कि आपके घर में कुछ हो गया है, सो यू नीड टू रश टू होम। आप घर से जब ऑफिस से जब आप घर रश कर रहे होते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम में डू यू रियली रजिस्टर कि रास्ते में आपको कौन कौन मिला है? The mind is so preoccupied that it just, the entire focus, the entire attention is on home and what has happened, and not what all am I passing by. Yeah, in fact this is something interesting and a lot of people talk of this कि ऑफिस जा रहे हैं या कोई रूट है जिसपे हमेशा जाते हैं और अचानक से कहते हैं, अरे ये बिल्डिंग तो कभी मैंने देखी ही नहीं, ये कब खड़ी हो गई? अरे ये यहाँ पे पेड़ है, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अरे ये यहाँ पे बोर्ड है, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। Why does it happen when you have been using that route all the time? Because you were not consciously using that. लेकिन everything that has come across your five senses has been registered. Stimuli मिल गया है and वो सब subconscious में चला जाता है। They all form your subconscious. ठीक है ना? तो इसीलिए कभी ट्रिगर होगा तो वो पेड़, वो बिल्डिंग दिख जाएगी, बट अदरवाइज नहीं दिखेगी। सो चित्त actually is all that, the entire memory system, and all that you are collecting also, and all that has come from past also. और हमारी जो सारी टेंडेंसीज हैं, जो जिनको हम वृत्तियां कहते हैं, काम क्रोध षड्रिपु की बात की जाती है, इवन द गुड वंस जिसको हम अच्छा भी कहते हैं, वो जितनी टेंडेंसीज हैं, जिसको गुण आप कह लीजिए, क्वालिटीज कह लीजिए। गुण माने क्या? गुण माने रजोगुण, गुण, सतोगुण और तमोगुण, जो तीनों गुण है, वो ये कहाँ बैठी हैं? ये सब चित्त में बैठी हैं। दे आर ऑल पार्ट ऑफ आवर मेमोरी सिस्टम दैट वी आर कैरिंग। यही संस्कार को हम ले करके पैदा होते हैं, और जितना हम अनअवेयर्ड जिएंगे, ये संस्कार उतना ही घना होता जाएगा। सो इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फ्री, जिसको आप मुक्त कह लें, मोक्ष कह लें, वननेस कह लें, सोर्स में मिल जाना कह लें, जो भी कह लें, awareness has a lot to play, because one, there are two things to be done. One, the sanskaras that they are already there, they need to be gotten rid of, and secondly, new sanskaras need not be made of. और इसीलिए कर्म की थ्योरी की भी बड़ी प्रधानता है। जो कृष्ण कहते हैं निष्काम फल वाले कर्म, निष्काम कर्म वाली बात जो आती है, उसकी भी बड़ी प्रधानता है, बिकॉज एवरी कर्मा इज गिविंग अस मोर संस्कारा। ठीक है? हाँ विद्या, इज दैट रिजॉल्व? विद्या, आप कुछ कह रहे थे? यू आर म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, I was going to read it out in more to clarify the चित्त, क्योंकि मेरा मानना है कि ये एक यही सूत्र जो है योगा चित्त वृत्ति निरोध, इस बेस पे, जैसे आप कभी कभी बोलते हो ना कि अगर एक चीज को पकड़ लो तो sometimes you can just arrive wherever you need to be. So this is what my sutra is, which is I feel like everything just gets into that one verse. And the way I have written in the Satchidananda's version, which made me understand and get a better clarity, it was, if you don't mind, I can read it aloud. So Chitta is the sum total of the mind. To have
full picture of what mind is, it has different levels. So the basic mind is called ahankara, the ego, the I feeling. This gives rise to the intellect or discriminative faculty, which is called buddhi. Another stage is called manas, the desiring part of the mind, which gets attracted to outside things through the senses. For example, I love their example that they say because कभी-कभी कोई example बैठ जाता है, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है. It says that, for instance, if you're sitting in a solitude and there's a nice smell that you smell, it just arises. The moment the manas records, I'm getting a fine smell from somewhere, the buddhi discriminates. What is this smell? I think it's cheese. And then you say, how nice. What kind? It keeps going because it's registering it. Swiss, yes, it's Swiss cheese. Then once the buddhi decides, yes, it's nice piece of Swiss cheese, like you enjoyed in Switzerland last year, तो वही इंद्रियां काम कर रही हैं. The ahankara says, oh, is that so? Then I should have some. These three things happen one at a time, but so quickly that we seldom distinguish, like you just said, kabhi-kabhi pata bhi nahi chalta, between them. So these modifications give rise to the effort to get the cheese. The want was created, and unless you fulfill it by peeping into the kitchen and eating the cheese, your mind won't go back to its original peaceful condition. So the want was created, just like you said, indriyon ne kaam kiya, our attention went out there. So this is how I take the sum up of the mind and the fluctuation of it. So I don't know if I made sense to it or not, but it just resonates more with me in everyday life, like how our mind goes somewhere and we kind of say good or bad, and then we say, oh, maybe I should get that. There's, just like simple examples, you look at the newspaper, you look at a sale and you go like, oh, there's something good going on. So all these fluctuations, they all come in part of mind. And once we control, it's not even about control, it's being aware, and it just happens. More aware we are, and then more it comes in you kind of embody it without knowing it. It's not you प्रयत्न नहीं करना पड़ता. Yes, awareness होती है और वो लानी पड़ती है practice से. But this is what I understood with your past Upanishads and this. So I just wanted to share it. ज्ञान योग में awareness is the solution. Real awareness का मतलब ही है कि अब वो resolve हो गया. जैसे मुझे अगर पता चल गया कि ये जहर है, तो क्या किसी को बताने की जरूरत है कि मुझे ये खाना चाहिए या नहीं? मुझे मालूम है ना कि नहीं खाना है. I have to get rid of it. So the right action will arise. You don't have to take action. The right action will arise the moment there is awareness. But when you know कि शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं है, मैं फिर भी पीती हूँ, तो अभी जो नॉलेज है वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पर है. It is yet not the awareness. It is yet not at that level wherein you are conscious about it. So in Jnana Yoga, awareness is the solution. Awareness is the samadhan. That is one thing. Secondly, Vidya, आपने जो कहा ना, ये चित्त की जगह अंतःकरण को रख दिया गया है उस परिभाषा में. In that definition, we said that antahkaran is manas, buddhi, chitta, ahankar. What you talked about, it says chitta is manas, buddhi, ahankar, wherein it showed the entire relationship between these three. But this entire conscious, subconscious memory part, the samskara part, is still pending. That is still lacking. So that example is very nice
but we always have to be very aware that if example is always limited by its usage. Example cannot take us beyond. At certain point, you can always see its limitation. You will have more knowledge or more understanding that can actually come and conflict the example. So examples are only to understand the concept, and if it has done that, it has done its job. I would still like to inquire about the structure of that. And I hope maybe later on somewhere Patanjali has clarified what exactly do they mean by chitta, because by and large, this is one concept which I find at different places it has been talked about differently. I hear Sadhguru talking differently. I have seen a lot of other books. I'm seeing Vivekananda talking about it differently. So a lot of theories are there around it. I'm sticking to what Shankaracharya says. But whatever works with you, whatever helps you to evolve, you can always stay with that. These are certain things somewhere it's difficult to challenge the definition. One has to come to that level of awareness when the information just dawns onto you. So that's what I would like to right now say about it. And let's see what do we find it as we go ahead. Okay. Okay. So moving on to the, अच्छा आप आभा पूछ रहे थे छठा हमने किया है कि नहीं, तो छठे में कुछ था नहीं। छठे में तो सिर्फ वृत्तियों के 4 प्रकार बताए गए थे, जो 5 प्रकार, जो कि हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। जिसमें से प्रमाण और विपर्यय हमने थोड़ा डिटेल में पिछली बार देखा था। प्रमाण इज द एविडेंस एंड विपर्यय इज मिथ्या ज्ञान, इल्यूजनरी, द डिल्यूसिव इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट विपर्यय इज। आई वाज वंडरिंग कि विकल्प को क्यों पतंजलि जो है वो वृत्ति कह रहे हैं, और उसका जो डेफिनेशन दिया है, परिभाषा दिया है, यदि शब्दों से सूचित किसी वस्तु का अस्तित्व न रहे तो उस शब्द से जो ज्ञान होता है उसे विकल्प कहते हैं। तो नाउ लेट्स कीप दिस, यस पारुल, निद्रा एंड स्मृति इज येट टू बी डिसाइड, वो आगे वाले श्लोकों में है। अभी इस डेफिनेशन को विकल्प के थोड़ा सा साइड रखते हैं, और हम जो विकल्प समझते हैं ना, जो हमारे लिए यूजफुल है, लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट दैट। विकल्प का मतलब क्या? विकल्प का मतलब, विकल्प इज चॉइस, ऑप्शन को कहते हैं। ऑप्शंस, यस, ऑप्शंस, चॉइसेस। Now what happens when we don't have choices? जब हमें चॉइस नहीं मिलती है, तो what is, स्पेशली आज कंज्यूमरिज्म के वर्ल्ड में चॉइसेस का बहुत वैल्यू है ना? I have got 4 choices to choose from, I have got 1000 to choose from, and that gives us a sense of empowerment कि मैं चूज कर सकती हूँ, मेरे पास वो पावर है, I am not stuck, isn't it? Are you able to resonate with this? Choices. We're stuck with the choices. We're coming to that, Komalji. Choices gives us a sense of power, a sense of freedom. Why freedom? Because see, I am not bound कि भाई तुमको तो सिर्फ राजमा चावल ही खाना है। मेरे पास और भी ऑप्शन है। मैं छोले भटूरे भी खा सकती हूँ, मैं पूरी सब्जी भी खा सकती हूँ, मैं डोसा भी खा सकती हूँ, मैं चाइनीज भी खा सकती हूँ, मैं कॉन्टिनेंटल भी खा सकती हूँ। मेरे पास कितने चॉइसेस। मैं शॉपर स्टॉप जाती हूँ तो मैं वहां पे जीन्स भी खरीद सकती हूँ, सलवार कुर्ता भी खरीद सकती हूँ, साड़ी भी खरीद सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। साड़ी भी खरीदना है तो मैं 5 तरह के इसमें से चूज कर सकती हूँ, कुर्ता भी खरीदना। Choices is what we are living in, but every choice actually says, if you are stuck at choice, it means you do not know what is what and what do you need. 2 things. मुझे ये नहीं पता है कि साड़ी का क्या मतलब है और कुर्ते का क्या मतलब है, मुझे क्यों चाहिए, मैं कहाँ पहनने वाली हूँ, मैं कैसे इस्तेमाल करने वाली हूँ, और इसीलिए मैं चूज कर रही हूँ कि मैं कुर्ता लूं कि मैं साड़ी लूं। So actually choice is confusion.
choice is confusion. It is not power, it is confusion. The second thing about choice is, जितने ज्यादा विकल्प आप देखते हैं, जितने ज्यादा ऑप्शंस आप देखते हैं, इसका मतलब है you are not clear about what is your need. आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या है. आपको ये नहीं पता है कि साड़ी माने क्या, और आपको ये भी नहीं पता कि कुर्ता माने क्या. और इसीलिए अगर आपको पता होता है कि मैं रोजमर्रे में कुर्ता ही पहनती हूँ और वही मेरे लिए एक इजी अटायर है, आप साड़ी की ओर देखोगे भी नहीं. आप जाओगे, कुर्ता लोगे, आओगे. अगर आपको पता है कि मैं साड़ी ही पहनती हूँ, आप कुर्ते की ओर नहीं देखोगे. यू विल गो एंड बाय साड़ी एंड यू विल कम बैक. और अभी तो मैं सिंप्लीफाई करके बोल रही हूँ, साड़ियों में भी पागल हो जाएंगे और कुर्ते में भी पागल हो जाएंगे. दैट्स अनदर एस्पेक्ट. जितने चॉइसेस के बीच में आप घूम रहे होते हो ना, उसका बहुत सिंपल मतलब होता है कि आपको पता ही नहीं है कि विच एग्जैक्टली इज द राइट आंसर. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना, उसमें क्या होता है, 4-5 आंसर्स हैं, 6 आंसर्स हैं, उसमें से यू हैव टू चूज वन. जिस क्वेश्चन में आंसर आपको पता ही होता है, डू यू रियली नीड टू चेक द आंसर्स? व्हिच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बैंगलोर. Will you even think about Calcutta, Madras, Bangalore? Or you just know it is Delhi यार, बाकी ऑप्शन के पीछे सर भी क्यों फोड़े? Why do I even need to know कि चेन्नई कहाँ है और बैंगलोर कहाँ है और कलकत्ता कहाँ है, और ये कौन से शहर हैं, और ये किसके कैपिटल है? So when you have clarity, you will know the right thing. इसीलिए डिसीजंस के लिए क्लैरिटी इज द प्राइम ग्राउंड. इट इज नॉट द चॉइसेस, नॉट द ऑप्शंस. होंगे भतेरे ऑप्शन दुनिया में, सो व्हाट. माया का मतलब ही विविधता होती है. माया का मतलब ही वैरायटी है. वैरायटी मतलब ऑप्शन होता है. तो जब माया का मतलब ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन में घूमने का तो मतलब ही है कि हम माया में फंस रहे हैं. We are not able to move ahead. We are stuck with illusion. और अब यहाँ पे पतंजलि जब कहते हैं कि यदि शब्द से सूचित किसी वस्तु का अस्तित्व ना रहे, इसका मतलब अगर मैं कैपिटल ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ, तो क्या उसमें बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता का अस्तित्व भी है? डू दे इवन एग्जिस्ट? दे एक्चुअली डोंट. बट अगर मैं कंफ्यूज हूं और मुझे लग रहा है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या हो रहा है? किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, लेकिन उस शब्द से मुझे एक ज्ञान हो रहा है कि these could be possible choices. This knowledge, पतंजलि is saying, is विकल्पः. और इसीलिए वो विकल्प को वृत्ति कहते हैं. He is calling it as a tendency. और इससे छुटकारा पाने की बात करते हैं. चित्त वृत्ति निरोधः, और ये एक वृत्ति है और इससे छुटकारा पाना है. So the moment you know, you need not look at choices. मुझे ब्लू पेन चाहिए तो मैं रेड और ब्लैक और ग्रीन क्यों देखूंगी? मुझे सिंपली ब्लू चाहिए. Yes, Komalji, that's the reason sannyasi has no choices of clothes and food, etc. You will not find them getting mad. And I have seen people, even those who are not sannyasis and being very wise. I was doing this, I think a couple of years back, I met somebody who is a memory coach. And I said, अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता. मुझे तो ट्रेनिंग में जाती हूँ ना, 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद मुझे 5 नाम नहीं याद रहते. 5 दिन में 5 लोगों के साथ बिता के आ रही हूँ, मुझे नाम ही नहीं याद है. That used to be my condition. They said, okay, let me interact with him. And he was sharing one of his example. He said, माइंड की करेंसी होती है टाइम, स्पेस. आप कहाँ समय बिता रहे हो, आप उतनी करेंसी खर्च कर रहे हो. आप अपने कितने थॉट्स कैसे यूज कर रहे हो, आप उतनी करेंसी खर्च कर रहे हो. So you got to save those currencies. These are the currencies of mind. So he was stating about an example that once he went to Shoppers Stop to buy trousers, and he just
this person came and said कि sir आपको कुछ चाहिए? Yes, I want a trouser in black color. So he showed 2. I tried one was fitting well, and I said इसके 3 पीस पैक कर दो. And he was looking at me, सर कौन से कलर? नहीं नहीं, ये ब्लैक वाले 3 पीस पैक करो. सर ब्लैक वाले 3 पीस पैक कर दो. And he was this coach, mind coach, he was laughing. He said, you should have seen, Richa, the face of the salesperson. कहता एक ही साइज, एक ही कलर, एक ब्रांड, 3 पीस को चाहिए आपको. सिर्फ मेरे को दिमाग लगाना ही नहीं है कि मुझे क्या पहनना है. ब्लैक के अलावा कुछ रखना ही नहीं है. ब्लैक निकाला, पहना, खत्म. मेरे पास और कुछ कपड़ा ही नहीं है, सोचने का ही नहीं है. नो चॉइस, नो ऑप्शन, कहानी खत्म. So there are people who eliminate their choices deliberately. तो यम नियम के तल पे ये कार्य भी किए जाते हैं. I will have less, so I don't have to poke my mind कि मैं क्या पहनूं. यार मेरे पास 2 ही कपड़े ही पहनना है ना, कहानी खत्म. फॉरगेट कौन क्या सोचता है, नहीं सोचता है. पर हमारे लिए वो जनरली खत्म नहीं हो पाता है, बिकॉज आइडेंटिटी है, क्या पहन के जा रहे हैं, लोग कैसा परसीव कर रहे हैं, और हम इसमें वी कीप ऑन ड्वेलिंग इन दैट. या कोमल जी आप कुछ कह रहे हैं? रिचा, मेरे को वो याद क्या आ रहा है कि घर में क्या है कि हम लोग रोज सोचते हैं सुबह क्या बनाना है, और लिस्ट बनाते हैं, फिर सोचते हैं ब्रेकफास्ट में ये आज ये चाहिए, आज वो चाहिए. इतनी चॉइसेस चाहिए होती है कि हर हफ्ते भी वो रिपीट नहीं करना चाहते. And we have servants like those who are staying in the house, and they cook differently. Every day they are eating the same thing. No choice at all. उनको सोचना ही नहीं पड़ता है कि क्या खाना है. सुबह उन्होंने चाय के साथ कुछ लेना है, ब्रेड या कुछ भी. दोपहर को दाल चावल ही बनना है रोज. चॉइस ही नहीं है. लेकिन एक चीज डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है. एक तो डिलिबरेटली और एक जबरदस्ती वाला बात है. चॉइसेस, एक तो तुम सोचते हो कि यस I am choiceless. I want to be choiceless, and sometimes you have to be choiceless. ये थोड़ा सा होता है, मन करता है लेकिन चॉइस नहीं है. और कभी कभी चॉइस को deliberately छोड़ना, that is main thing. I think so. What we are talking, deliberately leaving something. देखिए मन करता है, मजबूरी में तो सबकी होती है, लेकिन deliberately छोड़ देना कि खाना चाहिए, जो मिल जाएगा खा लेंगे. क्या सोचना ये नहीं वो नहीं ये नहीं. मतलब जैसे कि मुझे किसी ने बोला कि क्या चॉइस है, ठीक है जो बनाओगे खा लेंगे. दैट इज डिलिबरेटली लीविंग द चॉइस. और खाना ही पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग. थोड़ा सा इसमें डिफरेंस लग रहा है मुझे. चॉइस जो ऊपर से दिखती है, चॉइसलेसनेस, वो क्या वाकई चॉइसलेसनेस है, ये थोड़ा सा निरीक्षण करना पड़ता है. अगर आप इसीलिए सिर्फ चावल दाल खाते हो क्योंकि आपको कुछ और उपलब्ध नहीं है, तो मौका मिलते ही आप कुछ और खाने लगोगे ना, तो इसका मतलब आप चॉइसलेसनेस में नहीं हो. इट्स एन इम्पोज्ड, सर्कमस्टेंशियल इम्पोज्ड चॉइस. लेकिन आपके पास चॉइस उपलब्ध है, फिर भी आप सिंपली कहते हो यार चावल दाल इस चावल दाल, इसमें सोचना क्या है, बस कहानी खत्म है. तो इतना ही है. मन को के बारे में आपको बहुत कुछ तब पता चलेगा जब आपको अवसर मिलेंगे. कोमल जी, बहुत सारे लोगों को ये बड़ी गलतफहमी होती है कि मैं तो बड़ा साधु हूँ, मैं तो आध्यात्मिक हूँ, ये हूँ वो हूँ. एक अपॉर्चुनिटी मिलने दीजिए, फिर देखिए. 4-5 साल पहले की कहानी है. माय पेरेंट्स देन यूज्ड टू स्टे इन अ डिफरेंट प्लेस. तो आउट ऑफ स्टेशन वाला हिसाब किताब था. तो आए थे हमारे यहाँ और जा रहे थे, तो ऑफ कोर्स मैं गई थी स्टेशन ड्रॉप करने. फुली किया था तो मैंने पे किया, एंड माय फादर वाज गिविंग मी मनी. तुमने जो कुली में खर्च किया. तो आई सेड पापा प्लीज, इजंट दिस टू मच? तो ही लुक्ड एट मी, स्माइल्ड एंड सेड, यू नो पेरेंट्स बच्चों को 5 रुपए की भी तकलीफ नहीं देना चाहते हैं. देन आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड, एंड यू नो माय फादर इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि ऐसे ऐसे जगह पे प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते हैं जहाँ पे प्लेटफॉर्म भी नहीं होता है, तो एक परिंदा भी नहीं पर मारता है. वो वहां जाकर के प्लेटफॉर्म, गांवों के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि कई बार हम जब पढ़ते थे दिल्ली में, हम उस तरह के स्टेशन से हमने ट्रेन बोर्डिंग करी है टिकट्स नहीं मिलने के कारण. एंड स्टेशन में आकर के वो परिंदा भी नहीं पर मार रहा. पापा इज टू इंक्वायरी की प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए, एंड वी आर अमेज्ड कि अब यहाँ पे कौन प्लेटफॉर्म टिकट देगा अभी. देयर इज नोबडी. ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन. स्टिल when he said this, no, I looked at him and I said, पापा एक बात बताइए,
अगर माँ बाप 5 रुपए की भी तकलीफ नहीं देना चाहते हैं बच्चों को, तो कहीं तो मन में एक लोभ है ना। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी कि मौका मिला तो तुरंत आदमी करप्ट हो जाए, बच्चों के लिए पैसा जमा करे। जाके पॉलिटिशियन से पूछिए, वो थोड़ी ये बोलते हैं कि हम करप्शन कर रहे हैं। वो तो यही बोलते हैं ना कि हम अपने 7 पुश्तों के लिए रख रहे हैं। तो वो क्या गलत कर रहे हैं? जस्ट द मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है ना, और तो कुछ डिफरेंस नहीं है। अंदर वृत्ति तो वही बैठी हुई है, बस वृत्ति को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है एक जगह, और एक जगह पूरी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, बस इतना ही है। सो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज होती है, और इसीलिए संसार में रह करके जब आप अपने आप को स्थिर कर पाते हैं, तो दैट्स अ बिग थिंग, एंड दैट्स व्हाट ब्रिंग्स लॉट ऑफ पीस। अब आपको किसी के सामने अपने आप को प्रूव नहीं करना है, आपको ये नहीं बताना कि मैंने ये क्यों किया, क्यों नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अब 10वें सूत्र में पतंजलि कहते हैं, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। जो वृत्ति शून्य भाव का अवलंबन करके रहती है वह निद्रा है। That which takes support of void is sleep. विवेकानंद ने इसको ट्रांसलेट किया है, sleep is a वृत्ति which embraces the feeling of voidness. देखिए कितनी मजेदार बात है। जब हम सोते हैं तो हमको पता भी होता है कि हम हैं। अपना आभास होता है क्या? नहीं होता है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो वो अहंकार मुक्त स्थिति है। अहम भाव है ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, मुझे अपना कुछ पता कहाँ है, तो मैं कहाँ हूं, मैं किसके लिए हूं, मेरे लिए तो नहीं हूं। लेकिन आपको दूर से कोई 2 बार पुकारता है तो आंख खुल जाती है ना। वो जो सो रहा है उसे कैसे पता कि उसे ही पुकारा जा रहा है? How do you know that it is you who is being called? Because you are sleeping. Which means there is something in you that is using the voidness, the emptiness, and pretending that it is no more. पतंजलि इस मन स्थिति को निद्रा बताते हैं, which means nidra does not mean that you need to close your eyes and sleep the way we call sleep to be. That's not really a nidra. निद्रा हर वो समय है, हर वो दशा है जब मन बड़ा अहंकार रहित, अहंकार मुक्त महसूस करता है और अपने आप को शून्य सा महसूस करता है। तो आउटसेट पे हमें क्या लगेगा? अरे मैं तो बिल्कुल अब निरहंकारी होती गई हूँ, और मेरे भीतर तो कुछ अब बचा ही नहीं। सी आई एम सो इजी विथ एवरीथिंग एंड द ईगो इज डिसॉल्विंग, इट्स डिसॉल्व्ड। वेयर इज द ईगो? फर्क सिर्फ अवसर का है। द मोमेंट देयर इज अ कॉलिंग, अभी कोई आकर के 2 बात बोल जाए कि तुम कर क्या रही हो, समय बर्बाद कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, देन सम जजमेंट, सम लेबलिंग, एंड सब बाहर आ जाएगा। सो Patanjali is calling that state of mind as nidra. So nidra is not just about that sleep that we do, it is about every time wherein we feel that void within, and yet the ahankar is subtly present. Is this okay? Clear? 11वें सूत्र में मेमोरी को, स्मृति को पतंजलि उद्धृत करते हैं, कहते हैं अनुभूत विषय जब मानस पटल पर अंकित हो जाते हैं, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही। So all that we experience when it gets stuck here, it gets encrypted here,
scripted here. That is what is called memory. And this is why experience के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगता है, क्योंकि हमें पता ही कब चलता है कि हमने एक्सपीरियंस किया, when it is in the thought form. अरे मुझे अच्छा लग रहा है, even when I say so, I am not soaked in that experience. There is something which says कि मुझे, मतलब मैं तो हूं और अच्छा लग रहा है. And that experience, although a millisecond passed, but still has become a past. इसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं, the experiencer is the experience. The observer is the observed. That is what Krishnamurti says. जो ऑब्जर्वर है वही ऑब्जर्व्ड है. इसी को हमारी भाषा कहती है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. तो जैसे तुम वैसी सृष्टि. इसी को कहते हैं हम, जो साइकोलॉजी कहती है कि हम अपना इंटरनल ही बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. दैट इज व्हाट इट इज. सो memory is the moment it becomes scripted here. You may not be aware of that scripting consciously, but it is there and it will pop up when there is the need. When does the need come? When the identity feels threatened in some way. Identity wants to prove. Identity wants to say that, hey, I know. The memory supports the identity and it comes out. Every time, whenever you check this, आप लोगों के साथ बैठे हैं, आप गोष्ठी में बैठे हैं और कुछ बोलने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है. You want to say something very strongly. कुछ ऐसा था जो आपको अभी याद नहीं था, पर अभी अचानक से मेमोरी में ऊपर आ गया है. कहाँ से आया? और इस पल भी बैठे हो तो क्या आपको हर चीज याद है कॉन्शियसली? नहीं याद है. But it comes up. So it's there in the memory. It may not be in a conscious form, but it remains. So typically हमको consciously क्या याद रहता है? हमको consciously वो समय याद रहते हैं जब या तो हमको बहुत सुख मिला था, बहुत मजा आया था, we had lot of pleasure, या तो फिर वो बड़े दुख के क्षण थे, it was very painful. These are the two things that man remembers very well consciously. इसीलिए कोई भी विजुअलाइजेशन प्रोसेस में इमोशन को बहुत इन्वॉल्व किया जाता है, so that you can feel the pleasure and pain of it. Catharsis में it is the pain that is made, that you're made to experience so that you can pull it out, and in all the positive visualization stuff you are made to feel the pleasure of it. Okay. 12वें सूत्र में पतंजलि कहते हैं, अब देखिए हर एक सूत्र के साथ हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं. पतंजलि अगली कड़ी खोलते हैं. अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः. अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अभ्यास और वैराग्य से निरोधः, इन वृत्तियों का निरोध होता है. तो ये जो हमको 5 वृत्तियां उन्होंने बता दी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन वृत्तियों से कैसे छुटकारा पाया जाए, इन वृत्तियों का डिसोल्यूशन कैसे हो, ये वृत्तियां खत्म ही कैसे हो जड़ से. 2 सूत्र देते हैं पतंजलि हमको. एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य. अगले सूत्र में अभ्यास और वैराग्य को पतंजलि एक्सप्लेन करते हैं. अब अभ्यास के लिए कहते हैं तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः. जो प्रयत्न वृत्तियों को वश में रखने के लिए किया जाता है उसे ही अभ्यास कहते हैं. So one is trying to keep it in control consciously. That is what is
अभ्यास को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? भूल गई मैं। Study, right? Practice. Practice. Yeah, study. Practice. प्रैक्टिस, यस, प्रैक्टिस, उसी को प्रैक्टिस कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी अभ्यास यदि चैतन्य अवस्था में न की जाए तो उसका परिणाम नहीं मिलता है। यू कीप प्रैक्टिसिंग समथिंग in an unconscious way, you will not get the result. You keep listening to something without attending to it consciously, you will not get the result. In fact, जो repetition होता है ना, हम जब कहते भी हैं कोई भी चीज repetition repeat करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा कोई ना कोई क्षण उसमें होता है जहां पर हम कॉन्शियसली रिपीट करते हैं और उसी कारण हमें याद रहता है। इसलिए नहीं क्योंकि हमने 5 बार कर लिया या 500 बार कर लिया। मुझे तो नाम 500 बार भी याद कर लेती थी तो मुझे याद नहीं होता था। So when I met this person, I was talking to him and he said, नाम याद रखने का इंटेंशन रहता है क्या आपका रिचा? Do you have the intent to remember names? I said, now you are asking me questions that I do not know. He said, without that intention, how will you remember names? I said, हाँ, ये हो सकता है. Because I have no such intention to remember names, I have never paid conscious attention to it and I do not remember names. And I always labeled myself कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मेरी मेमोरी बड़ी वीक है। पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि यार ये फिल्मों के गाने के लिरिक्स तो सालों साल हो जाते, मैं भूलती नहीं। वो तो मैं 70 का भी अभी गाना उठाऊंगी तो मुझे पूरे लिरिक्स याद होंगे, मैं मस्त गा लूंगी। फिर ये बाकी चीजों में मेमोरी क्यों नहीं काम करती है, इधर ही क्यों काम करती है? तो मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट भी करती थी कि नहीं, ये मेमोरी का खेल नहीं है, खेल तो कुछ और है। So the intention and the way it is done makes a lot of difference. तो अभ्यास के बारे में भी आगे कहा है पतंजलि ने, कहते हैं 14वें सूत्र में स तो दीर्घ। क्वेश्चन है। हाँ सॉरी, एक्चुअली जैसे आपने कहा ना कि बोले इंटेंशन, जैसे वो स्पेशली सॉन्ग्स के बारे में ना, जैसे कभी कभी जब ना हम जो नहीं भी पसंद होते ना सॉन्ग, वो भी दिमाग में चढ़ जाते हैं व्हिच वी डोंट लाइक। सो वो isn't it like सबकॉन्शियस लर्निंग भी होता है समटाइम्स, यू नो, कि जैसे आई टेक यू एग्जांपल, एक बार माय आंटी वाज सिंगिंग लाइक अ सॉन्ग जो कि इतना इट वाज सच अ लाइक बहुत ही बेकार सा था, एंड वी वर लाइक व्हाई आर यू सिंगिंग दिस सॉन्ग, एंड शी सेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग सुन लिया, अब क्या करूं आ रहा था, एंड देन शी वाज सिंगिंग, शी डजंट इवन नो दैट शी इज सिंगिंग। तो ये अभ्यास तो करा नहीं उन्होंने, बस ऐसे समहाउ आ गया, एंड शी डजंट इवन वांट, उनका इंटेंशन भी नहीं है। मैं जब ग्रेजुएशन में थी ना, तो एग्जामिनेशन देने जाती थी ना, तो वापस आके ना आई यूज्ड टू बी वेरी परप्लेक्स्ड। तब यार ये मैं पेपर लिखना चाह रही हूँ, मेरे दिमाग में गाने क्यों घूम रहे हैं? दैट यूज्ड टू बी माय स्टेट। मतलब कम ऑन, एग्जामिनेशन हॉल है, फोकस की जरूरत है, मालूम है ये प्रश्न है, इसके उत्तर हैं, ये लिखने हैं, लेकिन गाने चल रहे हैं दिमाग में, ये चक्कर क्या है? वेरी लेटली इनफैक्ट जब मेरे जो गुरु हैं जिनसे मैंने सब कुछ सीखा, आचार्य प्रशांत, उनके साथ जब हमने बैठा तब एक बार इस बात पर चर्चा चल रही थी। देन ही सेड कि विचार जो है ना, ये आपकी ऊर्जा को खाते हैं, और हर एक विचार, उसमें हम विचार में घुसते ही इसलिए हैं क्योंकि हम उसमें से प्लेजर डिराइव करते हैं। इवन दोज थॉट्स जिसमें हम अपने आप को विक्टिम जैसा फील करते हैं ना, कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे, उसमें भी हम एक्चुअली प्लेजर डिराइव कर रहे होते हैं। मन को कुछ मजा उसमें आ रहा होता है, उसमें इसीलिए वो मस्त रहता है। शुरू में जब हम और डे ड्रीमिंग के साथ ये बहुत मजेदार घटना घटती है। जब आप शुरू में डे ड्रीम करते हैं, इनिशियली यू थिंक यू आर द कंट्रोलर। आप जब चाहेंगे रुक जाएंगे, क्योंकि अभी तो आपने शुरुआत करी है। देखो, मैंने अभी थोड़ा सा सोचा 5 मिनट और मैं रुक सकती थी। ये 2 बार मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो मुझे बड़ा विश्वास हो गया कि मैं तो रुक सकती हूँ, आई कैन कंट्रोल इट। लेकिन व्हेन यू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम टू इट, it gets energy from you, it sucks energy from you. After sucking that much of energy, it has actually become so big that it will overpower you. Now it will demand energy from you.
और क्योंकि आपने शुरू में इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपने इसको उतनी ऊर्जा दे दी है, तो अब जब ये आपसे एनर्जी लेगा ना, तो आप लाचार महसूस करोगे. इट विल हैपन ऑन एन ऑटो मोड कि ये चल क्यों रहा है, मैं रोक क्यों नहीं पा रही हूँ. दिस एग्जैक्टली इज द रीजन व्हाई इट इज सेड दैट कट द बड एट इट्स निप. एकदम शुरू में काट दो, मौका दिया ना जरा भी, तो वो ऐसे बढ़ेगा. पहले सिगरेट पर ही रुकना पड़ता है, पहली कश पर ही रुकना पड़ता है. आप नहीं बोल सकते कि मैं 5 करके रुक जाऊंगा. टीवी देखने बैठे हो, फेसबुक पे बैठे हो, जैसे समझ में आया मैं यहाँ क्यों है, इमीडिएटली रुक जाओ, अपने आप को 5 मिनट मत दो. वही नींद के साथ भी है. जब कहते हो कि यार मैं 5 मिनट में उठ जाऊंगी, आधा घंटा पक्का सोओगे. You are giving it energy, so then it will pull energy from you. तो जब आपके यहाँ वो आंटी ने जो भी जिन्होंने गाना गाया पारुल, आपने उसको गाने को अटेंड कर लिया ना, आपने उसको सुन लिया. So there has to be some past trigger which you may not be aware of it right now. It got connected and it is then replaying. This is and you know, these are very इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं होता, और हमको लगता है ये सब कितना ऑटोमेटिक है, थॉट्स कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं. व्हाई आर दे बम्बार्डिंग? वी इनवाइट देम टू बम्बार्ड अस. वी इनवाइट देम टू बम्बार्ड अस. नो थॉट इज एन अनवांटेड थॉट, is an unwanted guest. Sometime we have entertained them, and so it's like आपके घर कोई एक बार घुस जाता है ना, अब उसको मना कर पाना बड़ा कठिन होता है. दोबारा घुसने में धक्का मारना पड़ता है. दैट इज वाई जिस समय भी आपको समझ में आ जाए कि गड़बड़ हो रहा है, एकदम तो वहीं पे रुक जाइए. अहंकार बोलेगा थोड़ा सा और कर लो, क्योंकि उसको मजा आ रहा है, एक आइडेंटिटी अटैच हो रही है, माइंड इज डिराइविंग प्लेजर. बट यू हैव टू बिकम द मास्टर एंड यू हैव टू स्टॉप इट देन एंड देयर. नो अदर वे. नो अदर वे. ठीक है. अब पतंजलि कहते हैं, स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि. दीर्घकाल तक मतलब लंबे समय तक, अविराम बिना रुके, निष्ठा पूर्वक, विथ ऑल दी सिंसियरिटी, चेष्टा करने से अभ्यास सुदृढ़ होता है. तो सिर्फ अभ्यास करना महत्वपूर्ण नहीं है, अभ्यास की ये सारी विशेषताएं भी होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? You will need to do it for longer period of time. Why? They are the sanskaras. Those vrittis are the tendencies that is coming to you from time immemorial. So don't expect that just one day practicing you will be able to get rid of it. It won't happen. तो लंबे समय तक एंड अविराम, जहां आपने गैप मारा ना, आपने अपने गिरने की तैयारी कर ली, फिसलने की तैयारी कर ली. इसीलिए इन चीजों के साथ लगातार रहने का बड़ा महत्व है. हम लोग जब संडे को सेशन में जाते थे ना, इनिशियली वी ओनली यूज्ड टू हैव ऑन संडेज विद माय मास्टर, तो हम कहते थे कि हम यहाँ से जाते हैं ना, तो हम 2 दिन बड़े ठीक रहते हैं, तीसरे दिन से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और फ्राइडे आते तक हम खत्म हो चुके होते हैं. हमने क्या सीखा पिछले रविवार, सब कच्चा, और तब संडे की आवश्यकता महसूस होती है और हम भाग करके आते हैं. इट इज लाइक जैसे इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ना, पोल है और ये वायर है, तो वायर लटकता है, जितना लंबा गैप करोगे वायर उतना लटकता जाएगा, उतना नीचे लटकेगा. You need to bring it closer if you want it to be straight. इसको अगर तना रखना है, खींचा हुआ रखना है, then this has to come closer. So दीर्घकाल एंड अविराम, बिना रुके. इसीलिए इनफैक्ट
ये तो हम आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, वृत्तियों की बात कर रहे हैं। आप साधारण दिनचर्या में देखिए, किसी भी स्किल को भी जब एनहांस करना होता है, यू गो टू सिंगर्स एंड दे टेल यू, एक दिन नहीं अभ्यास किया, रियाज किया। आई रिमेम्बर आशा भोसले और लता मंगेशकर सेइंग दिस वंस, एक दिन अभ्यास नहीं किया तो प्रभु नाराज होते हैं, 2 दिन रियाज नहीं किया तो गुरु नाराज होते हैं, और 3 दिन अगर रियाज नहीं किया तो संगीत ही रूठ जाता है। That's the important, और एक स्किल सीखने में when so much of practice is important, imagine हम तो यहाँ उन टेंडेंसीज की बात कर रहे हैं जो कहाँ से आई है, जिसका हमको कुछ पता ही नहीं है, कॉन्शियसली तो नहीं पता है। सो लॉन्ग ड्यूरेशन, बिना रुके, निष्ठा पूर्वक. Now it is not just about doing, it is doing with sincerity, complete involvement, complete consciousness. चेष्टा करने से अभ्यास सुदृढ़ होता है. So if you want practice to be effective, these are your tricks, golden nuggets. Even in life, for anything, if you are learning any skill, दीर्घकाल अविराम निष्ठापूर्वक. If you are practicing something, you're trying to learn a new skill, दीर्घकाल अविराम निष्ठापूर्वक. If you're trying to work on your financial capability, दीर्घकाल अविराम निष्ठापूर्वक. It is applied on everything and everything. And of course, if the sincerity is about the yoga, that the mind gets dissolved in its source, मन जो है वो अपने सोर्स में चला जाए, फिर तो सिर्फ दीर्घकाल अविराम निष्ठा पूर्वक ही नहीं, 24/7 without exception. Practice makes perfect. Is it a collective belief? Practice makes perfect only when done sincerely. And once done sincerely, initially it will be practice, but later on it will not be practice. It will get absorbed in your being, and then you will do. आपने देखा कुछ लोगों को जब पूजा करके भोजन, बिना पूजा किए भोजन नहीं करेंगे, जो उनकी नित्य क्रिया पूजा की होती है, चाहे दिन के 12 बज जाए, कुछ काम में उलझे हुए हैं, नाश्ता नहीं करेंगे, नहीं, वो होता ही नहीं है उनसे कि बिना पूजा किए भोजन कर ले. एक गिल्ट रहता है अंदर में, एक हैबिट है, हैबिट ओरिएंटेशन है. अब इस तरह के प्रैक्टिस में क्या होता है, इस तरह के हैबिट ओरिएंटेशन में आप इजी नहीं रह पाते हो. यू कांट बी इजी विथ थिंग्स. आप सरल नहीं हो पाते हो. इनफैक्ट यहाँ पे आपने और एक वृत्ति चढ़ा ली है. पर वृत्तियों को उतारने के लिए भी जब हम अभ्यास की बात कर रहे हैं, तो विदाउट दैट सिंसियरिटी विच कम्स फ्रॉम दैट नोइंग, जो ज्ञान से आता है, जो क्लैरिटी से आता है, that will not help. So practice makes perfect is right, but this is typically for Poonam ji, इसको संसार में तो कोई भी स्किल जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड होती है, इवन इफ इट इज कमिंग टू यू इनहेरिटेडली. अगर आपने उसको क्योंकि वो मन है ना, वो वृत्ति है, वो वृत्ति ही है, उसको यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो इट विल स्टे अनपॉलिश्ड, रॉ रह जाएगी. तो इट्स अ कलेक्टिव बिलीफ नहीं कह सकते हैं. एक्चुअली आप इसको देखते हैं, ऐसा ही है हर स्थान पर. माया का ये एक स्वरूप है. जो चीज आप जितना करते जाओगे उसमें आप उतने ज्यादा, जैसे जो लोग जस्टिफिकेशन देते हैं वो जस्टिफिकेशन देने में ही माहिर हो जाते हैं. जो सोल्यूशन ढूंढते हैं उनको आप हर समय सोल्यूशन ही ढूंढते पाए जाओगे. वही उनकी वृत्ति का अस्तित्व हो जाता है, दैट आई एम अ सोल्यूशन फाइंडर, आई एम अ प्रॉब्लम क्रिएटर. ठीक है. उसके बाद वैराग्य के विषय में कहते हैं पतंजलि, जिन्होंने दृष्ट या श्रुत, दृष्ट इस जो हम देख रहे हैं, दृष्टानुश्रव विक विषय
वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, जिन्होंने दृष्ट या श्रुत विषयों की कामनाओं का त्याग कर दिया। अब ये दृष्ट और श्रुत क्या है? One is what you see, so eyes, and Shrut is your ears, what you hear. So it is not just about what you see and what you hear. Please consider these as the representation of all the five senses. तो पांचों senses का नाम नहीं ले रही हैं, किंतु बात पांचों इंद्रियों की है। तो जिन्होंने दृष्ट या श्रुत, जो देखा है या जो सुना है, उन विषयों की कामना, so those objects, उनकी कामना, उनकी उसकी डिजायर्स, उसका त्याग कर दिया है। सो दे हैव लेट गो इट। त्याग करने का क्या अर्थ होता है? ये त्याग भी बहुत मजेदार शब्द है। हमारा जो रोज का त्याग होता है ना, वो बेसिकली अहंकार का स्वरूप होता है। मैंने अपनी ये चीज उसको दे दी, मैंने अपने भोजन का त्याग करके उसको खिला दिया, और देखो मैंने ये कपड़े थे, मैंने उस त्याग करके उसको दे दिया, तुम्हारे लिए मैंने ये त्याग कर दिया, उसके लिए मैंने वो त्याग कर दिया। हम त्यागी बाबा बन जाते हैं। बिल्कुल ये कुछ नहीं होता, ये हमारे अहंकार का ही एक स्वरूप है कि देखो मैं कितना त्यागी हूं, मैंने त्याग कर दिया। सो दैट बिकम्स दी आइडेंटिटी कि मैं तो त्यागी व्यक्ति हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं तो बहुत थोड़े में गुजारा करता हूँ, मैं तो सब कुछ का त्याग कर देता हूँ, मेरे पास जो आता है मैं सब कुछ दे देता हूँ। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि भी कम तो ऐसा नहीं है कि मन को समझते नहीं थे, मत समझते थे। इसीलिए दान के साथ हमारे यहाँ गुप्त दान का बड़ा विशेष महत्व बनाया गया कि तुम दान करो और किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। तो अब तुम किसके सामने गिनवाओगे? ओशो एक कहानी सुनाते हैं कि एक हाजी बाबा थे। उनको हाजी बाबा कहा ही जाता था क्योंकि वो हर साल हज पर जाते थे, और इस बात को उन्होंने खूब भंजाया। कहीं भी जाते थे तो उनको बड़ा सम्मान मिलता था कि ये तो हाजी बाबा आए हैं, देखो हाजी बाबा आए हैं, कितना कितना अल्लाह को मानते हैं, ये हैं वो हैं। फिर एक दिन सपना देख रहे थे कि मृत्यु हो गई, पहुंचे हैं, तो उनको तो स्वर्ग में घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। प्रश्न पूछ रहे, वो कह रहे हैं कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। कह रहे कि नहीं, तुम तो अल्लाह के बंदे हो ही नहीं। क्यों? देखो मैंने इतने हज किए। तो उनको कहा जा रहा, पर तुमने तो हज सब जगह भंजा लिया ना, यू हैव ऑलरेडी ट्रांजैक्टेड दैट। सबको बता बता के कि तुम कितने महान हो, तुम इतना हज करने गए हो, तुमने तो सबको बता दिया। एंड ही इज लाइक, ओ माय गॉड, मैंने जो इतना पुण्य कमाया हज करके उसका कोई अर्थ ही नहीं है, सब निरर्थक। ही इज डिवास्टेटेड। और ये सोचते सोचते उनकी नींद खुल जाती है, पसीने पसीने, एंड he realized, oh my god, what I had been doing. और उसी समय से, उसी क्षण से हज को भंजाना छोड़ो, कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए तो हज जाना ही बंद कर दिया कि नहीं मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं ना जाऊंगा ना किसी को बताऊंगा, बताने के लिए कुछ होगा मेरे पास। पहले सब लोग समझाने आते थे कि अरे आपको क्या हो गया, आप तो इतने अल्लाह के बंदे हैं वगैरह वगैरह, जाइए। और उसके बाद फिर ये सब कहने लगे कि ये तो बड़े नास्तिक हो गए हैं, तो अल्लाह को मानते नहीं है, हज जाते नहीं है वगैरह वगैरह। बट ही रियलाइज इट इज नॉट अबाउट गोइंग टू हज। तो त्याग भी वैसा ही, इट इज नॉट अबाउट डूइंग त्याग, इट इज अबाउट कौन से केंद्र से काम हो रहा है, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। विच सेंटर इज इट ऑपरेटिंग फ्रॉम? इज इट ऑपरेटिंग फ्रॉम अ सेंटर ऑफ आइडेंटिटी दैट wants to actually encash that I did this, I am the one who is all the time sacrificing. Richa, can I say something here, please? Yeah. So even in Gita it says that आपने कुछ काम किया, आपने यश के लिए किया, और अगर आपका उससे यश हो गया, माने कि आपने यश के लिए किया और आपका यश हो गया, वो लेनी देनी खत्म। The energy exchange has happened, and that energy exchange is nullified, or the transformation is complete. That is gone. So that is exactly what Osho
probably wanted to say. If you wanted to do कि सब लोग आपको सोचे कि बहुत दानी है, you know, and that is one thing which is also, you know, because Karan is also a very how should I put it, he's a very controversial figure in Mahabharat, you know, कि वो दानी करण है, माने दान भी आपको सोच के देना पड़, because he was like, he had that अहंकार कि मैं कभी ना तो बोलूंगा ही नहीं दान के लिए, you know. Correct. And he, I sometimes I don't know how to react to Karan, you know, because Karan जो है कभी कभी दान के पात्र हो जाते हैं, कभी कभी जजमेंट के पात्र हो जाते हैं, whenever the issue comes up as and when. Please continue. I hope I have not disrupted your Not flow. For exactly this reason, it is very important to know what each word means. We cannot forget that every word comes loaded with its meaning. कम्युनिकेशन गैप का तो एक बहुत बड़ा कारण ही यही होता है कि जिस शब्द का प्रयोग आपने जिस कारण से किया, किसी और के लिए उसका अर्थ ही कुछ और है. बिकॉज हम सबके पास इन्वायरमेंट की कंडीशनिंग है, सोशल कंडीशनिंग है, और हमारे पास ट्रिगर्स हैं. So we totally misinterpret. We all have different perception. We totally misinterpret. और एक तल पर इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेशन असंभव है. रियल कम्युनिकेशन अगर आप चाहते हैं जहां पर कोई गैप ना हो, तो वो तभी संभव है when there is the state of communion in silence, when I become you and you become I, and it, you just know what is going on. Nobody needs to share, nobody needs to tell. Real communication वहां होता है. Everywhere else गैप होगा ही होगा, आप कभी भी उसको जीरो नहीं कर सकते हो. Abha, you were saying something? Yes, I wanted to connect the point that the previous person said कि करण का जो कैरेक्टर है, और वो मतलब whether it is करण or whether it is भीष्म पितामह, जिन्होंने अपने आप को टैग कर लिया ना कि मैं दानी हूँ या मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ. तो आई थिंक द पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम कि गुण और अवगुण पैर में आते हैं. तो यहाँ ये कनेक्शन मिलता है कि दान करना ये गुण है, लेकिन फिर इसके साथ विवेक बुद्धि जैसे खो दी आपने, और एक अहंकार आ गया कि मैं तो दानी हूँ. तो नो मैटर व्हाट इट इज, कवच कुंडल सब आपने उतार दिए, एंड यू नो यू हैव टू थिंक कि दान कब सही है कब गलत है. तो जब आप अपने गुणों में भी इतने बह जाते हो, तो वो गुण भी कहीं अवगुण हो जाते हैं. गुणों में बहना क्या? वहां शायद पतंजलि कह रहे हैं कि गुण को भी आपको भुला देना है, ऐसा एक पॉइंट था ना प्रीवियस उसमें. आगे भी आएगा वो. पतंजलि ही नहीं, अब देखिए ये सब कोई एक ही बात कहता है, बात कहने के स्वरूप अलग अलग होते हैं. कृष्ण को ना मैं उपनिषदों का सार कहती हूँ, गीता को. आप जो कुछ भी उपनिषदों में पढ़ते हैं वो सब एक जगह संकलित है. It's just, and it is just because listeners are different in quality. That's all, और कोई डिफरेंस नहीं है. तो कृष्ण भी जब तीनों गुणों की बात करते हैं तो ये कभी नहीं कहते हैं कि सत्व गुण में आप रहिए, सत्व गुण सबसे अच्छा गुण है. वो कहते हैं गुणातीत होने की बात है. असली बात तो गुणातीत होने की है, गुणों में रहने की थोड़ी है. तो बात बिल्कुल वही है. तो कोई भी क्वालिटी विवेक बुद्धि के बिना यदि आप उसको अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लिया है, और इसलिए आप उसको पोषित कर रहे हैं, आप उसको नर्चर कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू स्टैंड बाय इट. ऑब्वियसली आइडेंटिटी इज प्लेइंग अ बिगर रोल, एंड गुण से आपका कोई तात्पर्य नहीं है, उसमें कुछ रखा वखा नहीं है. ठीक है, संसार में अच्छा है, दैट्स ऑल. तो कहते हैं कि जिन्होंने दृष्ट या श्रुत विषयों की कामनाओं का त्याग कर दिया है, उन्हें ही वशीकार नामक वैराग्य की उपलब्धि होती है. दो शब्द हैं, वशीकार और वैराग्य. वशीकार को मैंने बड़ा समझने का प्रयत्न किया, और अंततः जो मुझे इसकी परिभाषा मिली वो ये कि
वशीकार एक धारणा है कि संसार के सभी भोग जो है, ऑल दैट वी कंज्यूम, ऑल दैट वी एंजॉय, वो दे आर पुअर इन क्वालिटी, वो हे है, वो दे आर नॉट समथिंग दैट कैन टेक यू बियॉन्ड, वो हे हैं, तुच्छ हैं। और ये विश्वास कि हमें ऐसे भोग कभी आकर्षित नहीं कर सकते हैं, टू नो दैट ऑल दैट द वर्ल्ड ऑफर्स cannot take us beyond, it will only pull us down, and to be seated in the fact that they cannot attract me anymore is the name of वशीकार। और इसी को वैराग्य भी कहते हैं। वैराग्य को समझना पड़ेगा। राग होता है which is getting stuck, किसी भी चीज से चिपक जाना, उसके प्रति आकर्षित हो जाना, उसको ही राग कहते हैं। वैराग्य है there is a sense of detachment, there is a sense of not getting attracted towards, and so you are okay without it. If it is there in your life, there is no need to reject really, but you are not constantly looking for it, missing it, possessing it. मोबाइल है तो है, काम किया, साइड रख दिया, पागल नहीं हो रहे हैं। तो उस स्थिति को अब पतंजलि कहते हैं कि एवरीथिंग दैट कम्स थ्रू द सेंसेस, ऑल दोज डिजायर्स, उसका त्याग, टू मूव बियॉन्ड दोज डिजायर्स। और ध्यान रखेंगे हम कि अभी हम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं योग सूत्र, तो अभी तो जो कुछ भी बातें हो रही है ये सब अभ्यास के तल की हैं, दे आर ऑल ऑन द लेवल ऑफ माइंड। अभी मन की वृत्तियों का कोई निरोध हुआ नहीं है, इट इज स्टिल टू हैपन। इसीलिए यहाँ पर तो इन सभी प्रैक्टिसेस का बहुत महत्व है। जैसे कि आप पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट कुछ भेजना चाहते हैं तो देयर इज एन एस्केप वेलोसिटी, आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बिकॉज यू हैव टू हैव दैट एनर्जी दैट गोज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड टेक्स यू टू द लेवल वेयरइन यू कैन गो बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनिशियली जो ऊर्जा लगती है वो बहुत ज्यादा होती है, बट द मोमेंट यू आर आउट ऑफ दिस, देन यू डू नॉट नीड दैट काइंड ऑफ एनर्जी टू कीप प्रोग्रेसिंग। एग्जैक्टली लाइक दैट, इनिशियली तो हमको इतनी मेहनत लगेगी, इतना अभ्यास लगेगा, क्योंकि अभी तो हम वृत्तियों के आदि रहने के आदि हैं। वी आर वेरी यूज्ड टू बी लिविंग अंडर द कॉन्स्पिरेसी ऑफ टेंडेंसीज। अभी तो टेंडेंसीज को हम ठीक तरीके से देख भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए अभी अभ्यास लगेगा। सहजता इतनी सरलता से नहीं आएगी, इतना इजीली सहजता नहीं आएगा, लेकिन चेष्टा वही रहनी चाहिए कि आप वृत्तियों को देख पाए, आप समझ पाए, विवेक बुद्धि का प्रयोग हो, आप समझ पाए, कॉन्शियसली चेतना का वो हिस्सा बने, एंड यू आर एबल टू मूव बियॉन्ड इट। उसकी पकड़ आप पर ढीली पड़नी चाहिए। या सो हो सकता था कि पहले आपका बच्चा आपको उल्टा जवाब दे तो आप 2 थप्पड़ खींच के मारो, और अभी हो सकता है कि आप चुप हो जाओ, एंड देन यू गेट इनटू डिस्कशन, व्हाई डिड द चाइल्ड बिहेव लाइक दिस? बिकॉज द मोमेंट यू गेट इनटू डिस्कशन, द 2 थिंग्स हैपन। 1, आप अपने वृत्तियों के अधीन नहीं हुए हो। दूसरा, आपने बच्चे को भी ये कम्युनिकेट कर दिया है दैट आई डू बिलीव इन टॉकिंग एंड वी कैन रिजॉल्व थिंग्स। और आप इस बात को भी समझते हो कि बच्चा भी अपनी वृत्तियों के अंतर्गत है, वृत्तियों के अधीन है, अभी उसमें इतनी समझ नहीं आई है, इसलिए यदि उसकी वृत्तियां ऐसी हैं कि वो रिएक्ट करता है तो वो रिएक्ट करता है। You will be able to help the child to move to a state wherein the child stops replying back like that. That will be the child's journey with your support. हाँ जी, आप बोलिए ना।
हाँ, तो yes, this change is coming to me. पर ना I'm always wary कि मैं सामने वालों को बेवकूफ तो नहीं समझ रही हूँ ना, मुझे इससे बहुत घबराहट होती है कि it comes to me कि this person is behaving because of their tendencies, because of their संस्कार, जाने दो। तो कहीं मुझ में बड़प्पन तो नहीं आ रहा है, मैं अपने आप को ग्रेट और सामने वाले को बेवकूफ समझ के माफ कर रही हूँ। तो इट्स काइंड ऑफ बॉर्डर लाइन फॉर मी, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। पर हाँ, मैं मैं चुप हो जाती हूँ। आई एम एबल टू कंट्रोल, आई एम एबल टू मूव अवे फ्रॉम द सिचुएशन। इफ नीड बी आई डिस्कस और एड्रेस इट लेटर। तो वो रिएक्शन टू रिस्पॉन्स इज हैपनिंग स्लोली, इतना मैं कह सकती हूँ। बट मैं Right. अपने इमोशंस अभी नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं वही सामने वाले को इग्नोरेंट समझ के माफ कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ, जिसका मुझे थोड़ा सा डर लगता है बार बार। तो टेल मी एनी टिप्स, कैसे ये भावना मुझे नहीं आनी चाहिए, या मैंने इस पाथ पे नहीं जाना चाहिए, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? ये भावना आती है तो 2 बात करिए। पहला, उसके साथ इंडल्ज नहीं होना है, उसको लेबल नहीं करना है कि मुझ में ये भावना क्यों आ गई, ओहो! ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, मैं तो इतने जगह इतने सत्र करती हूँ, फिर भी ये भावना क्यों आई वगैरह-वगैरह। उस भावना से कोई लड़ाई नहीं करना है, उसे लेबल नहीं करना है। जैसे ही उस भावना का पता चल गया, just realize it and don't allow it to overpower you. The moment you do this, the bhavana will get dissolved and check what's happening within. अंदर किसी प्रकार का हर्षोल्लास है क्या कि अरे मैंने तो पकड़ लिया, मैं तो कितनी स्मार्ट हूँ। ऐसी ऐसी कोई फीलिंग है क्या? ऐसी अगर कोई फीलिंग नहीं है, परफेक्ट। और ऐसी कोई फीलिंग है तो जस्ट अलाउ इट, laugh at that feeling and that नहीं, feeling will ऐसी dissolve. ऐसी विकेड फीलिंग नहीं है, ऐसी विकेड फीलिंग नहीं है। और वही मतलब अभी भी कॉन्शियस जिंदा है कि आई डोंट वांट टू गो डाउन दिस विकेड पाथ। हाँ, ठीक है। So it's all about being conscious as to how it is playing within you. You should not be thinking about it कि मैंने कर दिया, अरे मैंने माफ किया, अब उसको मजे ले रहे हैं उस भावना के, then there is a problem. कर दिया, आगे बढ़ो। That should not keep coming back to you कि देखो मैंने तब माफ किया था, मैंने तब माफ किया था। Now the game has started. So done, forget it. मेरी हाँ, मदर के नया साथ नया आर्ट है ना, अभी सीखा है तो वो कोई बात नहीं, बिकॉज कोई आई बात क्वेश्चन माई सेल्फ कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ तो मैं सही ऐसी कर रही नहीं हूँ हूँ, ऐसी कि कोई बात नहीं है। घमंड में कर रही हूँ, ऐसे सोचती हूँ। इन बातों के ऊपर हम जितना विचार करेंगे, हम माया में उतने फंसते जाएंगे। You have to allow it to dissolve. ये होता है शुरू-शुरू में क्योंकि हमको एनालिसिस करने की बड़ी आदत होती है, और स्पेशली जो लोग लॉजिक ड्रिवन होते हैं उनके साथ तो ये और भी बड़ी मुसीबत होती है। आई नो दिस, आई हैव बीन थ्रू दिस। हर चीज़ का एक एनालिसिस, उसका रिजल्टेंट, ये ठीक हुआ, गलत हुआ। ये इसलिए भी होता है क्योंकि मन को ना जजमेंट्स बहुत प्रिय होते हैं। मन बिना जजमेंट के रह नहीं पाता है। It wants to know what has happened is right or wrong, or whatever is right or wrong or whatever. मन की इस टेंडेंसी को पकड़ में लेना बड़ा जरूरी है, टू कम टू अ सेंस जहां पे मन ओके हो कि ये अच्छा हो या बुरा क्या फर्क पड़ता है, छोड़ना। एंड अ वेरी गुड वे इज टू स्टार्ट स्माइलिंग एट योरसेल्फ। अ वेरी गुड वे इज कि हाँ फंसे, चल चल चल, मूव ऑन मूव ऑन, और फिर किसी काम में लग गए, जो भी कर रहे हो उसमें लग गए। More you will think about those things, more you will get trapped. मेरी मदर के साथ ये होता है कि when I have some heated arguments, और heated arguments तो पहले तो हमारे, क्योंकि मेरे बहुत सारे चाइल्डहुड के ट्रिगर्स हैं मेरी मदर के साथ, एंड बहुत थे। नाउ आई एम नॉट कैरिंग दोज, ब्लेसिंग है मेरी रेकी मास्टर की, बिकॉज शी हैज वर्कड ऑन ऑल दिस। मुझे ना काट काट करके उन्होंने एकदम ठीक किया है, but I was carrying those baggages like crazy, and I could not sit with my mom for a little while. वो argument तो होना ही होना, inevitable, as if उनको देख के कुछ हो जाता है कि something will pop up and I will question her, I'll question her style, she will
justify, or she will give me back, and then she will tell me कि तुम ज्यादा बुद्धिमान हो गई हो, तुम ये हो गई हो, वो गई हो. And these used to happen. So when these triggers would happen and we will have argument, वो 2 दिन बाद मुझे फोन करेंगे, सुनो तुमसे 5 मिनट बात की जा सकती है. I said, हाँ बोलो. तुम परसों ऐसे बोली. And I would be like, हाँ वो परसों बोले थे ना, तुम अभी तक उसको कैरी कर रही हो क्या, हम तो आगे बढ़ गए. That used to be my reaction. ट्रिगर्स हमारे अंदर होते हैं ना, तो हम उनको कैरी करते ही जाते हैं. So check what is making you hold that. And most of the time, rather almost every time, the trigger is, it is protecting some identity in you. There is a feeling of threat. The ego feels threatened in certain way. There is no other reason why you will get triggered. हम कभी रिएक्ट नहीं करते हैं करेंगे अगर हमको वो थ्रेटन्ड फील नहीं होगा. तो कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन है, आइडेंटिटी थ्रेटन्ड फील करती है, अपना अस्तित्व खतरे में नजर आता है किसी रूप से, तो हम इमेज. हम उसको बचाना चाहते हैं. That is how There is we, one thing that even our elders, मतलब elders का मतलब हम लोग ऋषि मुनि तक जा सकते हैं. एक ये बात हो रही थी ना, शायद आप ही कह रही थी कि कैसे हम प्रैक्टिस करें. So if we can have certain days, that is best. जिसको हम लोग एक्चुअली व्रत कहते हैं. It's not just to do with food. It can be whatever you may decide. Also few hours on a certain day. कि अब मैं 3-4 घंटे I will be without my, to start with. साधक के लिए ये एक तरीका हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. When I initially started on this journey, I was a materialist, भयंकर जैसे. So impulsive buyer एक नंबर की. तो मेरे पैसे कहाँ जाते थे मुझे समझ में नहीं आता था. और and I was labeled also कि ये तो बड़ी spendthrift है. My mother was always upset about me with my spending style. So जब भी when this journey started and I started to understand how is mind tricking and क्या चल रहा है, क्यों मैं शॉपिंग कर रही हूँ, मेरे भीतर कौन सी void है जिसको मैं शॉपिंग से महसूस कर रही हूँ. तो मैं घर से निकलती थी, कुछ दिमाग में होता था कि अच्छा ये लेना, ये लेना, ये लेना, ये लेना, दुकान के सामने मैं खड़ी हो जाऊंगी और फिर मुझे लगेगा कि मुझे ये क्यों चाहिए, मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए, एंड आई विल कम बैक विदाउट बाइंग. मैं गई हूँ, खड़ी हुई हूँ और वापस आ गई हूँ बिना लिए. इट टुक अ लिटिल वाइल कि वो जाना भी बंद हुआ कि मुझे चाहिए ही नहीं. सो फ्रॉम अ टाइम कि मेरे वार्डरोब में बहुत कपड़े होते थे, आई केम टू अ मोमेंट कि 5 से ज्यादा होते हैं ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये इतना भरा हुआ क्यों दिख रहा है, मुझे भरा हुआ नहीं चाहिए. आई डोंट वांट दिस. निकालो, दान करो, दे दो, जिसको देना दो, बट गेट रिड ऑफ देम. एंड I feel it automatically happens when you start to become easy with you, when you start to become easy with identity, when you start to become, चाहिए ही नहीं होता. क्यों चाहिए, क्यों प्रूव करना है यार, क्या करना है, जरूरत ही नहीं है. तो ये बहुत पहले की बात है. when we used to sit for the sessions मेरे मास्टर के साथ, तो आचार्य प्रशांत एक बार कह रहे थे उनके, because he had an organization and I used to be a life skill faculty for them, so that's how I was related to them initially. So one of his employee, he was getting married, and of course then Acharya Prashant was invited. He went in shorts, so everybody was like, hey, what is this? So in one of the marriages he went in shorts. So the other guy, when the other employee got married, he did not invite him only. So he was laughing in the session कि देखो वैसे गया था ना, इसने तो बुलाना ही जरूरी नहीं समझा कि ये तो आएंगे तो कुछ ऐसे ही हरकत करेंगे, इनको बुलाओ ही मत, मेरी शादी का कचड़ा होगा. So you become totally easy with how people are perceiving you, and that's a very wonderful feeling because it is very unburdening. हम ये जो कैरी करते हैं ना कि शादी में जाना है शनिवार को, तो सोमवार से तैयारी शुरू हो जाती है कि क्या पहन के जाना है, कपड़े ड्राई क्लीन है कि नहीं, उसके साथ कौन सी एक्सेसरीज लगेगी, और ये खरीदना पड़ेगा और वो खरीदना पड़ेगा, अरे मेरे मैचिंग चप्पल खराब हो गए.
आप इन सब से मुक्त हो जाते हो। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड। शुरू में लोगों को अजीब लगता है, उनको बर्दाश्त नहीं होता है, फिर धीरे धीरे वो समझ जाते हैं। वो आपको कुछ नाम दे देंगे, आपके जान पहचानने वाले लोग, वो आपको कुछ लेबल कर देंगे कि ये तो ऐसी है वैसी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है, नहीं पड़ता है, बिग डील। एंड देन इट इज वेरी इजी और बड़ा मजा आता है। अपना काम करो, मस्त रहो। कौन सा, यू नो, वन क्वेश्चन दैट आई लर्नड which became a very burning question for me: whatever I am doing, how is it impacting the quality of my life? And based on this question, a lot of my decision used to happen when I was, of course, not that जब clarity की journey मेरी शुरू ही हुई थी। I picked up this question as my, so कहते हैं ना हमारा आकलन करने का, so this was my कसौटी. How do I choose whatever I choose? Whatever I'm doing, how is it impacting my? तो टू एन एक्सटेंट मैंने अपने रिश्तेदारों के यहाँ बर्थडे पार्टीज में जाना डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। संडेज को अगर पार्टीज होगी तो सबको पता है कि ये तो सत्र के बाद ही आएगी, तो क्या 11 बजे सत्र 12 12:30 खत्म होते थे, तो मैं 1 डेढ़ से पहले कहीं पहुंचती ही नहीं थी। तो पीपल न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हर। मेरे घर में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, ऐसा थोड़ी है कि एवरीबडी वाज वेरी इजी विद ऑल दिस। ठीक है, इट इज अ चॉइस, व्हाट डू यू वांट टू चूज। Initially, it is a choice till the time you come to that choiceless status. है ना? Anything that anybody wants to share, or shall we move ahead and close the session? Anything else? Nothing? चलिए फिर let's do the prayer and sit straight. You can close your eyes. If you know, you can sing along with me, else you can just be with it. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.